ये एक ऐसा मसला है जो बार बार सुर्खियों में आता है। अभी हाल ही में मई 2025 की बात है। अलीगढ़ में 4 मुस्लिम ताजरों पर दिन दहाड़े हमला हुआ। जी, वो गाय के गोश्त वाला शुबा था शायद। हाँ बिल्कुल, शुबा था कि वो गाय का गोश्त ले जा रहे थे। उन्हें शदीद जख्मी किया, गाड़ी जला दी। तो आज हम कुछ ज़राए की बुनियाद पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़यात आखिर हो क्यों रहे, जी, उनके पीछे क्या वजूहात हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है और उससे निमटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और देखिए, ये अलीगढ़ वाला वाक़या ये कोई अकेला केस तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़राए बताते हैं अप्रैल 2025 में मंगलुरु में वो क्रिकेट मैच के दौरान, हाँ, मैंने भी पढ़ा था, कर्नाटक में। जी, मुबैना तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर एक शख्स को मार दिया गया। हो, फिर मई 2025 में बिहार के छपरा में, जून 2024 में फिर अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद को कहते हैं कि सिर्फ उनकी मुस्लिम शनाख्त की वजह से निशाना बनाया गया। जी, और इन वाकयात में ना एक खास तरह का आप कह लें पैटर्न नजर आता है। अच्छा, किस तरह का? अक्सर तो इल्ज़ाम वही गाय का गोश्त या गाय ज़बा करने का होता है। वो पहलू खान, जुनैद खान, मोहम्मद अखलाक, ये केसेस तो बहुत मशहूर हुए। हाँ, याद है। लेकिन कभी कभी बस अफवाहें होती हैं, या कोई पुराना फिरकावाराना तनाव, या सिर्फ किसी की मजहबी शनाख्त ही काफ़ी हो जाती है। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही थी 2024 की। उसके मुताबिक फिरकावाराना फसादात में 44% इजाफा हुआ। 44%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और 13 मॉब लिंचिंग के वाकयात में 11 जाने गईं, ज्यादातर मुसलमान थे। तो ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं है, ये जिंदगियां हैं, खानदान है जो तबाह हो जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक हुजूम, मतलब लोगों का एक गिरोह अचानक इतना पुरतशद्दुद कैसे हो जाता है। क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में? देखें, नफ्सियाती तौर पर ना कुछ चीजें काम करती हैं। जब लोग हुजूम का हिस्सा बनते हैं तो वो अपनी इनफरादी पहचान, अपनी जिम्मेदारी का एहसास वो खो देते हैं। अच्छा, इसे नफ्सियात में डी इंडिविजुएशन कहते हैं। डी इंडिविजुएशन, ठीक है। फिर गुस्सा या खौफ जैसे जज्बात होते हैं ना, वो एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलते हैं, जैसे कोई छूत की बीमारी हो। अच्छा, जी, इसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। सही सही, यानी जज्बात फैलते हैं। जी बिल्कुल। और फिर एक और चीज होती है ग्रुप पोलराइजेशन। हुजूम में लोग अक्सर एक दूसरे के जज्बात को और हवा देते हैं, तो जो सोच होती है वो और ज्यादा इंतहा पसंद हो जाती है। और ये तो हो गई नफ्सियात की बात, लेकिन भारत के अपने हालात में ये चीजें कैसे ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं? यहाँ कुछ और अवामिल भी हैं जो आग पर तेल का काम करते हैं। मसलन कानून नाफिज करने वाले इदारों का बाज औकात कमजोर रद्दे अमल, या अफवाहों और गलत मालूमात का तेजी से फैलना। हाँ, खास तौर पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। और माशरे में जो पहले से मौजूद हैं, जात पात या फिरकावाराना कशीदगियां, और कभी कभी तो गाय के तहफ़्फ़ुज़ जैसे जज्बाती नारे, उनकी आड़ में तशद्दुद को जैसे जवाज मिल जाता है। ये सब मिलकर एक बहुत खतरनाक माहौल बना देते हैं। तो ये नफ्सियाती और समाजी चिंगारियां हैं जो हुजूम को भड़का देती हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो कानून कहाँ खड़ा है? हमारा कानूनी निज़ाम इससे निमटने के लिए कितना तैयार है? देखें, पहले तक भारत में हुजूमी तशद्दुद से निमटने के लिए कोई एक अलग से मरकजी कानून नहीं था। अच्छा, तो केस कैसे दर्ज होते थे? ज्यादातर केसेस इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जो दफात हैं, कत्ल के लिए 302, इक़दाम कत्ल 307, फसाद के लिए 147, 148, इन्हीं के तहत दर्ज होते थे। ठीक है। अलबत्ता 2023 में जो नई भारतीय न्याय संहिता BNS नाफिज हुई है, उसमें एक अहम तब्दीली आई है। वो क्या? उसकी दफा 103(2) वो पहली बार मॉब लिंचिंग की बुनियाद पर कत्ल को एक अलग मखसूस जुर्म करार देती है। यानी अब इसके लिए अलग से सेक्शन है? जी, अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर नस्ल, जात, मजहब या ऐसी किसी बुनियाद पर कत्ल करें तो सजा मौत या उम्र कैद हो सकती है। ये तो बड़ी तब्दीली है। जी, कानून साजी में ये एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है, लेकिन जाहिर है इसका असल निफाज और असर वो देखना अभी बाकी है।
لیکن کیا صرف قانون بنا دینا کافی ہے؟ میرا مطلب ہے سپریم کورٹ نے بھی تو 2018 میں وہ تحسین پوناوالا کیس میں کچھ ہدایات دی تھی۔ بالکل بالکل، سپریم کورٹ نے 2018 میں بہت تفصیلی رہنما اصول دیے تھے۔ روک تھام کیسے ہو، متاثرین کی مدد کیسے کی جائے، پولیس افسران کی جواب دہی کیسے طے ہو۔ اور ابھی حال ہی میں فروری 2025 میں عدالت نے نئی ملک گیر ہدایات دینے سے تو انکار کیا، لیکن یہ واضح کر دیا کہ وہ جو پونا والا فیصلے کی ہدایات ہیں وہ تمام ریاستوں پر لازمی ہیں۔ اچھا۔ کچھ ریاستوں نے جیسے منی پور، راجستھان، مغربی بنگال، انہوں نے اپنے قوانین بھی بنائے ہیں۔ تو پھر چیلنج کہاں ہے؟ اگر سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں، کچھ ریاستوں کے قانون بھی ہیں۔ چیلنجز اب بھی بہت ہیں۔ ایک تو قانونوں کا نفاذ، امپلیمنٹیشن، وہ کمزور ہے۔ پھر سیاسی مداخلت کے الزامات بھی لگتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ NCRB یعنی نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو، ہاں، جو جرائم کا ڈیٹا رکھتے ہیں، جی، انہوں نے 2017 کے بعد سے موب لنچنگ کا ڈیٹا الگ سے ریکارڈ کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ کیا یہ کیوں؟ اگر ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو مسئلے کی سنگینی کا اندازہ کیسے لگے گا؟ پالیسی کیسے بنے گی؟ بالکل، یہی تو مسئلہ ہے۔ اس سے نہ صرف مسئلے کی اصل تصویر چھپ جاتی ہے بلکہ مؤثر حکمت عملی بنانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا گیپ خود ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو پھر عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کی جڑیں کاٹنے کے لیے؟ ذرائع کیا حل بتاتے ہیں؟ ذرائع کئی محاذوں پر کام کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو ایک مضبوط، واضح قومی قانون کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے۔ وہی تیز کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹس کا قیام، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عوام میں بیداری پیدا کرنا بہت اہم ہے۔ سوشل میڈیا پر جو غلط معلومات اور نفرت پھیلتی ہے اسے روکنا، اور کمیونٹی لیول پر؟ جی، مختلف کمیونٹیز کے درمیان بات چیت، افہام و تفہیم کو فروغ دینا، اور جو لوگ اس تشدد کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے مناسب معاوضے اور مدد کا نظام بنانا۔ کچھ ہیلپ لائنز کا بھی ذکر تھا شاید؟ جی ہاں، کچھ ہنگامی ہیلپ لائنز بھی موجود ہیں، جیسے 112 یہ قومی ایمرجنسی نمبر ہے، 14433 قومی انسانی حقوق کمیشن کا ہے، اور ایک 1800-313-66000 یہ یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ نامی تنظیم کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ ہجومی تشدد ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کی جڑیں نفسیات، سماج، سیاست، قانون ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ بالکل، یہ صرف قانون کا نہیں بلکہ پورے سماج کا امتحان ہے۔ یقیناً، قانون اپنی جگہ، عدالتی ہدایات اپنی جگہ، وہ سب اہم ہیں، لیکن اصل چیلنج شاید یہ ہے کہ معاشرے میں جو عدم برداشت بڑھ رہی ہے، نفرت ہے، افواہوں پر فوراً یقین کر لینے کا رجحان ہے، اس زہر کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر سوچنے اور شاید عمل کرنے کی ضرورت ہے۔